हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी विषय से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ईएमआरएस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का फॉर्म डाले हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे पीजीटी हिंदी का। यह अध्यायवार प्रश्न कोश है जो घटना चक्र द्वारा जारी किया गया है इसी एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, एमआरएस पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। बता दें ये 408 पेज का पुस्तक होने वाला है। अ, तो हम इसको पढ़ेंगे, जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे और एक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जीरो लेवल से और विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं वो लगातार आता रहेगा और आता भी है। तो उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो वो तो है ही, चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए एकदम डेडिकेटेड है जो पीजीटी के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसमें बता दें हम क्या क्या मिलने वाला है आपको। देखिए सीधा सीधा यहाँ पे बताया है 2023 का है। ये घटना चक्र जो द्वारा जारी है तो घटना चक्र को आप जानते ही हैं। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र सबके लिए अनिवार्य है, उसके लिए भी समय मिला तो हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन दूसरा विषय जो है हिंदी का उसका हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पीजीटी के लिए है और भर्ती के लिए यहाँ पे अध्यायवार प्रश्न कोश है, हिंदी का है और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आइए विषय सूची को देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वैसा प्रश्न यहाँ पर बनाया है घटना चक्र ने। एक आध महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकता है, तो कम से कम पहले हम लोग रिवीजन कर लें, बाकी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, जो इसके सिलेबस में दिया है वही सारा चीज़ मिलने वाला है। भक्ति काल में संत संत सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ऋत काल में ये चीज़ पढ़ेंगे। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता। आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से कौन सा चीज़ आएगा, तो सिलेबस को भी डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा आप, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बस सिलेबस के जैसा यहाँ पर भी है। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें निबंध होगा, नाटक होगा, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रा, गद्य, काव्य एवं व्यंग, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। रचना और रचनाकार के पढ़ेंगे हम लोग। काव्य शास्त्र में काव्य गुण, दोष और शब्द शक्तियाँ पढ़ेंगे। रस, छंद, जो चीज़ें पढ़ते आए हैं पहले से वही चीज़ पढ़ेंगे। और अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, भ्रांतिमान, संदेह, यहाँ पर दे दिया गया है कौन सा अलंकार हम लोगों को पढ़ना है। और भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण के बारे में पढ़े हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। पत्र पत्रिकाएं के बारे में, गद्यांश, पद्यांश, विविध संस्कृत साहित्य और विविध संस्कृत का, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। बता दें एक बार और, एमआरएस पीजीटी के लिए ये पुस्तक बनाया है घटना चक्र ने। और हम लोग क्योंकि हम जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि बहुत विस्तृत चल रहे हैं। यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो पहला चीज़ जो था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पे एक संक्षिप्त परिचय डालते हुए इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लित्यूर इंदु ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। यहाँ पे बात कर रहा है दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। पहले संस्करण की बात करें हम, देखिए यहाँ पे पहला संस्करण जो है वो प्रकाशित हुआ था 1839 में, 1839 में। और 1839 में जब प्रकाशित हुआ तो इसके दो भाग थे, पहले संस्करण के दो भाग थे। भाग पहला इसमें का 1839 में हुआ था और इसका दूसरा भाग जो है 1871 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। पहले संस्करण का दो भाग, एक 1839 में और दूसरा 1871 में, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा संस्करण की बात कर रहा है। देखिए पहले संस्करण में दो भाग और दूसरे संस्करण में एक भाग, तो कुल तीन भाग थे। और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, यहाँ पर दिया भी है आपके सामने आंसर, 1871 में। जो दूसरा भाग था यहाँ पर वो 1847 में हुआ था। ये वाली चीज़, जो पहले संस्करण का दूसरा भाग था 1847 में प्रकाशित हुआ था, ठीक। भाग एक, भाग दो और भाग तीन, 1871 में भाग तीन आया और दूसरा संस्करण आया। यहाँ तक क्लियर हुआ।
इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं गारसा दत्तासी के द्वारा। तो एक चीज़ यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि गारसा दत्तासी की पुस्तक है एंदु ए द लालित्यूर एंदु ए हिंदुस्तानी। ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? गारसा दत्तासी के द्वारा। ये पता होना चाहिए और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। ये भी क्वेश्चन बन गया आपको। और उस पुस्तक का क्या नाम है? इस्तवार द ला लितुरेंदु हिंदुस्तानी। इसकी भाषा कैसी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है, जो 1839 में प्रकाशित हुआ, पहला भाग। और दूसरा भाग है 1847 में, और दूसरा संस्करण 1871 में आया। यह 3 भागों में कुल डिवाइड था। यहाँ तक क्लियर? जिसको हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जहाँ तक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बहुत आराम से हम लोग चलने वाले हैं। जैसे आप घर पे बैठ के पुस्तक पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे अनुभव का भी फायदा उठा पाएंगे। गारसा दत्तासी की पुस्तक जो है इस्तवार द लितुरेंदु हिंदुस्तानी, इसके बारे में और कुछ चीज़ें हैं। इसका साहित्य लेख ये जो है ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से मुद्रित हुआ। और यह कहाँ मुद्रित हुआ था? पेरिस में मुद्रित हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा। ये चीज़ याद रखने के योग्य है। और इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का जिक्र था। और ये जो था पुस्तक इस्तवार द ला लितुरेंदु हिंदुस्तानी, ये अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार था। ठीक ना? ऐसा नहीं था कि जैसे कबीरदास पहले आए थे, पहले जन्म लिए थे तो उनको पहले रख दिया गया, नहीं। कि सीरियल वाइज पे रखा गया, जैसे ABCD के द्वारा जो होता है ना, क्रम के अनुसार, इस तरह रखा गया। न कि जो पहले आए थे, जो बाद में आए थे, समय काल के अनुसार नहीं रखा गया। इसमें काल विभाजन का अभाव रहा। अब देखिए हिंदी में, इसका हिंदी में अनुवाद इस्तवार द ला लितुरेंदु हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने किया। किसने किया? लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने किया। ये भी जानने की चीज़ है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से, किस शीर्षक से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदी की और जो साहित्यिक की पुस्तकें हैं उसके बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे गारसा दत्तासी सी आया है, यहाँ पे नहीं आएगा, कन्फ्यूजन मत होना आप कभी भी। गारसा दत्तासी सी आया, इस्तवार द ला लितुरेंदु हिंदुस्तानी नहीं आया इसमें। यहाँ तक क्लियर? अब देखो द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान क्या आया? न आया यहाँ पे ना। और इसके लास्ट में गेजार्ज ग्रियर्सन यहाँ पर भी न आएगा। तो जब कभी भी कन्फ्यूजन हो आपको, तो इस चीज़ से आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है ना? आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह जो है ना, इसको महर्षि दत्त शुक्ल जी लिखे हैं। ये बता दूं मैं कि 2021 का जो टीजीटी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें एक प्रश्न पूछा था। लेकिन ऐसे नहीं पूछा था कि ये किसके द्वारा लिखा गया। ये पूछा था महर्षि दत्त शुक्ल ने कब लिखा, तो 1973 में लिखा था। 1773 या 1973, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। 1773 है ना 1973 है, ये 1873 है। ठीक ना? कितना है? 1873। ये चीज़ पूछा था। और शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सरोज जिसका किसका है? शिव सिंह सेंगर का। मिस्र बंधु विनोद जो है 3 भाइयों के द्वारा रचा गया, जिसको मिस्र बंधु भी कहते हैं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। और यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लितुरेंदु हिंदुस्तानी लिखा, जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक ना? वही चीज़ है। राम कुमार वर्मा के अनुसार जो द्वितीय भाग है वो 46 में हुआ था, लेकिन 47 माना जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम लोग जान सकते हैं। 1888 में द जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, न याद रखिएगा, का प्रकाशन हुआ, जो नाम
से इतिहास नहीं था, उस समय इतिहास नहीं था, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो इस्तवार ललितुरेंदु हिंदुस्तानी था गारसा दत्तासी द्वारा, उसमें कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया था। ABCD जो अंग्रेजी वर्णक्रम है उसके अनुसार रखा गया था। और इसमें जो है द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया। रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1889 में हुआ, लेकिन जो सही माना जाता है 1888 माना जाता है। क्लियर है ना। चलिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा, बहुत प्रचलित है, जोशुआ केटलर जी हैं। जोशुआ केटलर जी हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय इनको जाता है। अब बता दें, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो हैं जोशुआ केटलर हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आए थे। वो अपने देशवासियों को भारत में व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की एक पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो 1775 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना जो है डच भाषा में हुई थी, हिंदी सीखने के लिए डच भाषा में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1919 में प्रकाशित हुआ, लिखा गया। ठीक, पहले यह भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में यह विस्तृत पुस्तक बन गया। आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है, आधार है युग प्रवृत्ति। युग प्रवृत्ति, उनको कालों के नामकरण का आधार क्या है, युग प्रवृत्ति है, जिसके अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस भूमिका के रूप में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, और बाद में खुद स्व पुस्तक बन गया। आचार्य शुक्ल के ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास विकास इतिहास ने विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एक स्वतंत्र पुस्तक में लिखा, जो 1929 में प्रकाशित हुई। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो विधेयवादी पद्धति है। कौन सी पद्धति है भैया, विधेयवादी पद्धति। किस लिए, इतिहास लेखन की विकसित पद्धति है ये। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, इनका रचना काल का समय क्या है शिव सिंह सरोज का, तो 1878 है। क्या है, 1878 है। 1878 शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। उसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उसकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं। किसने, शिव सिंह सरोज ने। किसमें, शिव सिंह सेंगर में। सेंगर ने शिव सिंह सरोज में दिया है। नाम जो है कवि का है शिव सिंह सेंगर। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो पादरी एडविन गिब्स। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है पादरी एडविन का है। यहाँ तक क्लियर। बाकी आप ये जानते हैं कि गारसा दत्तासी की पुस्तक है इस्तवार द ललितुर हिंदुस्तानी। जॉर्ज ग्रियर्सन का पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और पादरी F.E. के पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक ना, 4 लोगों, और ये सभी जितने बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीचे दिया भी है, देखिए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन का है, पादरी F.E. की है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। तो किशोरी लाल गुप्त ने किया है क्या, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद। क्लियर। अब यहाँ पे नीचे कुछ दिया है वही चीज़ है। इसे किशोरी लाल गुप्त ने
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद। ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि इस पुस्तक का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया, तो आप बताएंगे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ठीक है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे। किशोरी लाल गुप्त का जन्म, यहाँ पे उनका जन्म दे दिया है, कब हुआ, 1916 में। भदोही उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी महान कवि हुए, के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ये मतलब कौन, किशोरी लाल गुप्त की बात कर रहा है। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। विंध्य गौरव से किसे सम्मानित किया गया था, तो गुप्त जी को, किशोरी लाल गुप्त को। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो एक अनुवाद है, हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है। सूर सागर की टीका जो है इनका अंतिम प्रकाशित कृति है किशोरी लाल गुप्त का, वह 4 खंडों में है। हिंदी लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। काल विभाजन कहाँ मिलता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो किया उसमें जो पुस्तक है इनका, उसमें क्या मिलता है, काल का विभाजन मिलता है। और गारसा दत्तासी जी ने किया वो वर्ण के अनुक्रम के अनुसार किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कई बार आ चुका है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन कौन सा था, चारण काल था। क्या था, चारण काल था। और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ब्रजमंडल या ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसी रीत काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद ये चीज़ें, ये मैं बता दूं क्या चीज़ है। देखिए जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो इन्होंने इतना लेसन दिया है, इतना भाग दिया, इतने कालखंडों में डिवाइड किया है किसको, हिंदी जो उन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इतना उसमें लेसन मान लीजिए, भाग मान लीजिए, खंड मान लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक ना। तो किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया, तो मिश्र बंधुओं ने किया। लगभग कवियों की संख्या इनमें मिलती है 5000। कितने कवि मिलते हैं, 5000 कवि मिलते हैं। ठीक है ना। और उस रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, जितना भी मैं आपसे अभी तक इसमें जिक्र हो रहा है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी कवि के इतिहास के लेखक का नाम बताइए, तो 3 नाम आया था पहले भी, गणेश श्याम सुखदेव, यहाँ पे विकल्प भी ऑप्शन होगा, पहले भी आया है, उसका जिक्र हम लोगों ने किया है। तो जो मिश्र बंधु विनोद है इसको मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधु मतलब मिश्र भाइयों ने, और उसमें 3 लोग आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। क्लियर। अब यहाँ पे वही चीज़ दिया है, जो मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम, ये चीज़ें हैं। और जो मैं अभी बताया, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया, यानी कि 4 भागों में है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की, परिवर्तन काल की सीमा जो है उन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत तक जो है निर्धारित की है, और इसको सन में लाने के लिए 57 वर्ष घटा देंगे। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे मिश्र बंधुओं में कौन कौन, श्याम सुखदेव गणेश, ये सब है मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचना है। काल विभाजन इनका कैसे है, आरंभिक काल है, आरंभिक काल मिलता है, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, अज्ञात काल और परिवर्तन काल मिलता है मिश्र बंधु विनोद में।
कालक्रम का देख लीजिए, पहला देख लीजिए पूर्वारंभिक काल है 700 से 1300 विक्रम संवत बताया है इन्होंने। और मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न, इनकी पुस्तक का नाम भी है एक हिंदी नवरत्न, आपसे पूछ भी सकता है। इनमें किस कवि को स्थान नहीं मिला? नवरत्न नाम है जब तो कवियों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। यहाँ तक तो क्लियर होगा कि कौन से कवि इसमें नहीं है। तो इसमें जायसी नहीं है, जायसी इसमें नहीं मिलते हैं हिंदी नवरत्न में। अब हिंदी नवरत्न में कौन कौन है? देखिए, बिहत्तरई आता है, लघुत्तरई आता है, मध्यत्तरई आता है, नीचे दिया भी है, ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिहत्तरई में कौन कौन आएगा? तुलसी आएंगे, सूर आएंगे, देव आएंगे, 3 आएंगे बिहत्तरई में। और मध्यत्तरई में आएंगे बिहारी, भूषण, केशव और मतीराम चंद्र बरदाई, भारतेंदु जी जो आएंगे, ये सब ये लघुत्तरई में आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा बिहत्तरई के कौन कौन है? तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव मध्य में, और मतीराम चंद्र बरदाई और भारतेंदु। ये किसकी? हिंदी नवरत्न की बात कर रहा है मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक में। आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से माना है? तो प्रथम उत्थान काल का समय 1925 से 1950 तक माना था। 1925 से कब तक माना था? 1950 तक माना था। किसने माना था? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना था। अब इसमें से 57 वर्ष घटा दो, ये विक्रम संवत में सब है। अब यहाँ पे ईस्वी में निकालने के लिए तो ये सी वाला हो जाएगा 1868 से 1893 प्रथम उत्थान काल। दूसरे उत्थान काल का काल पूछेगा दूसरा वाला, तो 1950 से कह देना 1975, तीसरा वाला 75 से लेकर 2000। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय कब कब माना? तो इतने में माना। विक्रम संवत जो है 1925 से 50 है। दूसरे उत्थान काल का 50 से लेकर 75 है। विक्रम संवत में 57 वर्ष घटाएंगे तो ईस्वी में मिल जाएगा। शुक्ल जी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा, भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उससे बहुत ही सरल और माधुर्य और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है? 4 विकल्प हैं आपके सामने और सही उत्तर है विक्रम संवत 1050 से माना है। 1050 से 1350 तक चलता है इनका आदिकाल, यानी कि वीर गाथा काल। ठीक ना। यहाँ पे नीचे है भी, देखिए शुरू कब से किया था? 1050 से, और कितने वर्ष का? 900 वर्ष का इतिहास इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब तक चला है? 1984 विक्रम संवत की बात हो रही है। अगर ईस्वी सन में चाहिए आपको तो यहाँ से 57 वर्ष क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने 4 भागों में बांटा था हिंदी साहित्य के इतिहास को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अब एक आदिकाल जिनको वीरगाथा काल भी कहा इन्होंने, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल रीतकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ठीक ना। ये सारे नाम का पिटक्शन इन्होंने ही किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका की अगर बात करें तो उनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और एक बात बताएं, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है उसको और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है। ठीक ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है।
तो ये चीज़ें याद भी रहनी चाहिए आपको। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अब यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सा पुस्तक किसका है। तो देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन, बात करें अगर साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसकी रचना है? ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। अब भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है, हम लोग अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। और हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य की बात करें तो श्याम सुंदर दास की रचना है। और हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हरिऔध सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सही होगा? पहले का चौथा। देखिए, पहले का चौथा जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न को करें तो इसमें से एक दो भी अगर आपको आ रहा है तो वहाँ से क्लियर हो सकता है। देखिए, अगर आपको मान लीजिए हिंदी, देखिए भाषा काव्य संग्रह जो महेश दत्त शुक्ल का है, ये तो पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। देखिए, दूसरा पहले के साथ मिल रहा है। अब दूसरे वाले में पहला कहाँ मिल रहा है? देखिए, एक तो ऑप्शन ए हो सकता है, दूसरा ऑप्शन सी हो सकता है। बी और डी के होने की प्रोबेबिलिटी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं भाषा काव्य संग्रह जो है ये महेश दत्त शुक्ल की रचना है, ठीक ना। तो यानी कि दूसरा वाला पहले के साथ साथ जाएगा, दूसरा वाला पहले के साथ किस में आया है? ए वाले में और सी वाले में। तो पहले और तीसरे की सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखते हैं इसमें से और कोई पता है क्या? अगर और एक भी पता होगा आपको क्लियर है। अगर मान लीजिए पहला पता है साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है, तो पहले का चौथे के साथ विकल्प ए वाले में मिल रहा है, यहाँ से विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर दो भी आपको पता है तब भी आप चारों मिलान सही कर सकते हैं। क्लियर? तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है वही चीज़, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये चीज़ें हैं। और यहाँ से हम बार बार उसको बता रहे हैं, तो ये समझिए उसको याद भी आपको होगा जब बार बार रिवीजन करेंगे तो हम। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की बात करें तो यह डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, विकल्प ए सही है। और देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने 1986 में लिखा था, और प्रकाशित डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की साहित्य ऐतिहासिक रचना है, मतलब साहित्य ऐतिहासिक रचना है ये, जो 1986 में प्रकाशित हुई है। और साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन, देखिए ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही है। हिंदी नहीं, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए, ये जो नलिन विलोचन शर्मा है ये क्या है? नकेनवाद, नकेनवादी कवि हैं, ठीक है। ये भी कई बार आपसे पूछेगा, नलिन विलोचन शर्मा नकेनवादी कवि हैं। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में हुई, विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। काशी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है जो बनारस में है, और हिंदी साहित्य के निगमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया यहीं से जाता है, जिसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है ना। हिंदी शब्द सागर के, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था से हुआ है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। हिंदी शब्द सागर पहले तो जान लीजिए, इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हुए, और यह किस संस्था से प्रकाशित हुआ? तो नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ, विकल्प बी सही है यहाँ पर।
और इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी, और जो बाद में वही चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास बना जो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक ना। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था, ये चीज़ बताना है। बता दें, नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। विकल्प डी सही है। और मैं बता दूं, काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है 1893 में उसका क्या हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसका स्थापना किया गया था। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये 17 खंडों या भागों में प्रकाशित हुई थी, किंतु इसके 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए थे। 17 खंड प्रकाशित होने की मतलब संभावना थी, तैयारी था, लेकिन 16 ही प्रकाशित हो पाए थे। और यहाँ पे 16 ही प्रकाशित हुए, वही चीज़ है यहाँ पर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह 1800 ईस्वी में हुई। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। नीचे लिखा भी है, लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में प्रवर्तित हो गया। तो ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना हुई, यही फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्विस ऑफ वेलेजली यानी कि वही वेलेजली ने की थी। और जॉन गिल क्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदन मिश्र की नियुक्ति की थी। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वेलेजली ने करवाया था, और जॉन गिल क्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। और उन्होंने क्या किया था, 2 भाषा पंडितों को यहाँ पर नियुक्त किया था, लल्लू लाल और सदन मिश्र को। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और ये क्यों हुई? अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर निर्णायक पूरी तरह जीत के स्मृति में इसको की। सदन मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदन मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? यह पूर्वीपन मिलता है इसमें। सदन मिश्र की भाषा में पूर्वीपन मिलता है। सदन मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद अब भोजपुर जिला है के ध्रुव डीहा कहाँ के रहने वाले थे? ध्रुव डीहा गांव के निवासी थे। ये साकालदीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि था और नंदमणि मिश्र था। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदन मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में महत्व है, और इसके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा मिलेगा, पूर्वीपन मिलेगा, बंगला, इन तीनों का स्पष्ट लक्षित होता है। तो ये बिहार के रहने वाले थे। कौन? सदन मिश्र बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा में पूर्वीपन मिलता है, बांग्ला मिलता है और ब्रजभाषा का भी मिश्रण मिलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। कौन? इनके पिता नंदमणि जी। ठीक। और इनका जन्म जो है, ये रहने वाले कहाँ थे? भोजपुर, जो बिहार का एक ज़िला है, ध्रुवडीहा गांव के निवासी थे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य है। मतलब खड़ी बोली गद्य है, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। और ये मेरठ के साइड शुद्ध, मतलब मेरठ का इसका मेन जगह माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और उनकी लिखित एक पंक्ति है, चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है इन्होंने, एक रचना है। सदन मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदन मिश्र की 2 गद्य कृतियां प्रसिद्ध हैं। नासिकेतो उपाख्यान या चंद्रावती इसे कहा जाता है। नासिकेतो उपाख्यान चंद्रावती इसे कहा जाता है। 1803 में इसको लिखा गया।
और रामचरित्र एक रचना है 1806 में। हिंदी का गद्य स्रोत राम मतलब ये लिया कहाँ गया है, हिंदी का गद्य स्रोत रामचंद्र तिवारी से लिया। ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक तो इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां है रानी केतकी कहानी के लेखक। विकल्प सी सही है। इस रचना को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी किसका है? मुंशी इंसा अल्लाह खां का है और उदयभान चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है या इसका अन्य नाम है। लल्लू लाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? सबको पता होगा अगर पढ़े होंगे पहले तो प्रेम सागर है। विकल्प बी सही है। अब लल्लू लाल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में एक हिंदी विभाग में मुंशी के रूप में थे। तो प्रेम सागर से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो राजनीति, समविलास, लाल चंद्रिका, माधव विलास और ब्रज भाषा व्याकरण है इनकी रचनाएं। तो सिर्फ प्रेम सागर तक नहीं रुकना है, ठीक है ना। राजनीति, समविलास, लाल चंद्रिका, उसके बाद माधव विलास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं लल्लू लाल जी की, ठीक ना। और ये बता दें जो प्रेम सागर है, ये प्रेम सागर जो रचना है ये श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद का ही रूपांतरण है। 10वें स्कंद का क्या है? सार कह लीजिए, उपांतरण कह लीजिए या उस पर टीका कह लीजिए, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक ना। तो ये एक भाषा पंडित के रूप में कार्यरत थे कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। और ये जो प्रेम सागर है ये 1810 में ये प्रकाशित हुआ या लिखा गया, ऐसा मान लीजिए। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है लल्लू लाल जी। विकल्प बी सही है यहाँ पर। और यहाँ पे लल्लू लाल ने क्या कहा? उर्दू को यामिनी भाषा क्या है? प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है, जानते हैं। इसमें खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज में एक मुंशी के पद पर थे, ठीक ना। इतना आप पहले भी जान गए हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। विकल्प सी सही है। और बता दें जो ये भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, क्लियर। ये कब रचित हुआ? तो 1798 में ये इसकी संवत 1798 में, 1741 ईस्वी में यह लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि ये सब खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है। किसको? भाषा योग वशिष्ठ को। किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल ने। और इसमें क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने नहीं कहा है, माना गया है। भाषा योग वशिष्ठ जो है ये सबसे पुरानी है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल ने, महत्वपूर्ण लाइन है, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है भाषा योग वशिष्ठ को। और हिंदी भाषा का गुरुमुख लिपि से मिलते जुलते हैं। इसकी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि से मिलता जुलता है। किसका? भाषा योग वशिष्ठ का, क्लियर। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की अगर पहली रचना की हम बात करें तो नचिकेतोपाख्यान है। विकल्प बी सही है। इसके कौन है लेखक? सदन मिश्र हैं। सदन मिश्र हैं। अब देखिए नचिकेतोपाख्यान के लेखक जो हैं सदन मिश्र हैं। और इसको अन्य एक नाम और भी जाना जाता है, एक नाम से, उसका नाम है चंद्रावती, ठीक है। चंद्रावती के नाम से भी इसे जाना जाता है नचिकेतोपाख्यान को। इसके लेखक जो हैं सदन मिश्र जी हैं, क्लियर। तो खड़ी बोली की पहली रचना किसको मानी जाती है? नचिकेतोपाख्यान।
अब इतने ज़्यादा विद्वान हुए, अलग अलग शोध किए हैं, तो वहाँ पे अलग अलग लोग बताए हैं कि ये पहला है, ये पहला है, ये पहला है, लेकिन वहाँ पे आप मानिएगा नचिकेतोपाख्यान पहला है। ठीक है, सेंस को ध्यान में देना है, अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत दिए हैं। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या कह रहा है कि जटमल कृत गोरा बादल की कथा जो है ये खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक है। ठीक है ना, यहाँ पे अलग मान लीजिए। केंद्रीय शिक्षा निदेशालय के अनुसार केंद्रीय शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदन मिश्र एवं लालूलाल दोनों शामिल थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में एक साथ गए थे। वहाँ सदन मिश्र ने 1803 में 3 ईस्वी में नचिकेतोपाख्यान लिखा, और जो लल्लू लाल ने 1810 में लल्लू लाल प्रणीत नाम है पूरा, प्रेम सागर लिखा 1810 में, और श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण है, ये सब बता रहा है। आधुनिक गद्यकारों की माने तो नचिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है, और लल्लू लाल ने एक प्रेस भी खोला था जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। संस्कृत प्रेस था किसका? लल्लू लाल ने खोला था। नचिकेतोपाख्यान का एक अन्य नाम चंद्रावती भी है, और यह यजुर्वेद के पर आधारित है। कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा पर हिंदी रूपांतरण उसका। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्लियर। अब आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वे के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन है? राजा द्वे मतलब 2 वैसे दिख रहा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वे के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। विकल्प सी सही है। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वे के नाम से ये दोनों विख्यात हैं। अब चलते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी, ये वही चीज़ें हैं जो पहले हम बता चुके हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार की अगर हम बात करें, हिंदी के प्रथम गद्यकार तो हैं लल्लू लाल। इनकी रचना है प्रेम सागर और ढोला मारू रादुहा। अब देखिए, ढोला मारू रादुहा जो ये रचना है, इसके कवि हैं कल्लोल। ठीक है, कल्लोल कवि की रचना है ढोला मारू रादुहा। और इसमें ढोला जो है, ढोला के पिता का क्या नाम होता है? देखिए, ढोला मारू रादुहा जो है यह एक काव्य है, प्रेम काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार होता है और मारवाड़ी या मारू नाम की राजकुमारी होती है। दोनों के प्रेम कथा का इसमें वर्णन है, या प्रेम कथा ही है, जिसमें ढोला के पिता का नाम होता है राजा नल। ढोला के पिता का क्या नाम होता है? राजा नल होता है। कवि कल्लूल द्वारा लिखित है, और कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। कुशल राय इसमें कुछ परिवर्तित करते हैं। क्लियर ना? तो ढोला मारू रादुहा कवि कल्लोल की रचना है, और इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है ये। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो बता दें हम कि वज्र यानी सिद्ध कवियों से है। रत्नाकर जोपम कथा। अब ये क्लियर तो नहीं हो रहा है कौन लिखा है, एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ये किससे संबंधित है ये रचना? हो सकता है कई लोगों ने लिखा हो, तो ये वज्र यानी सिद्धों से संबंधित है, उन्हीं की रचना है। यहाँ पे रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन व्रज यानी सिद्धों से है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, और राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्र यानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा था, उसके अनुसार उनका विषय जो मतलब समय जो है विक्रम
कि 10वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी उनकी जो समय सीमा है मानी जाती है। उनका आधार वज्र यानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। किसका आधार? सिद्धों का आधार गोरखनाथ का आधार, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप यानी कि कामरूप असम, असम का क्षेत्र है, के मछुआरे थे। तो ये जो मत्स्येंद्रनाथ मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। तो ये जो देखिए मत्स्येंद्रनाथ हमारे, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये पूर्वज थे, ठीक है, जो गोरखपुर में गोरखनाथ जी को माना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ जी ने की थी। और इसको आगे चलकर इसका मतलब प्रचार प्रसार जो किया गोरखनाथ जी ने किया। और इसी से प्रेरित होकर हमने अपने जो हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल है, हिंदी नाथ, तो नाथ उसी से प्रेरित होकर हमने लिया यहाँ पर। और ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है नाथ स्टडी के नाम से, जिस पे अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जाती है और हम लोग करवाते हैं, और सभी एग्ज़ाम की तैयारी उस पे चलती है। ये चैनल जो है हिंदी नाथ सिर्फ हिंदी के लिए बना है और हिंदी से संबंधित जो भी शिक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए है। तो हम लोग पढ़े आज EMRS TGT जो PGT का पेपर होने वाला है, कभी भी इसका एग्ज़ाम डेट आ सकता है। उसमें जो प्रमुख एक चीज़ है, लेसन है, भाग्य है, जो कह लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास की जो प्रमुख प्रश्न बन सकते थे, उनको अभी हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग एक एक करके सभी को देखने वाले हैं, और जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक एक लेसन में सभी आपको मिल जाएंगे। अब जितना भी लेसन हो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19। मान लीजिए 20 क्लास है, 40 क्लास बनाया जाएगा इसको। 20 से 20 25 में हो जाए या 19 में हो जाए तो हम बहुत मानेंगे। अगर हो जाए तो 19 में ख़त्म कर देंगे, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम के पहले। इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और बनाया किसने है? घटना चक्र की ये पुस्तक है। तो ये घटना चक्र की पुस्तक आम नहीं है, मान लीजिए जो इसको बनाया है विद्वान ही है, कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए होंगे ये, और होंगे उस लेवल के, तो उन्होंने बनाया है। तो इसको आप रिवीजन के लिए इसको आप प्रीफर कर सकते हैं, और हमारे साथ करेंगे थोड़ा कम समय में हो जाएगा, और हमारे अनुभव का आपको इसमें जानकारी भी मिलेगी, ठीक है, सीख भी पाएंगे। तो अभी तक इतना के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।